हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन भाई अभिषेक में। मैं आपका अभिषेक फिर से आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ कोशिका सिद्धांत के बारे में डिस्कस करना है। इसके पिछले ही लेक्चर में मैंने कोशिका की खोज के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कोशिका सिद्धांत किसने दिया और इसके क्या क्या सीमाएं थी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की बात कर लें। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो यानी कि हम एक डाल देते हैं पहले खोजकर्ता। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत की खोज जर्मन के एक वनस्पति वैज्ञानिक यानी कि बोटनिस्ट और जर्मन के एक वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने 1838 एवं फ्रांस के एक जंतु वैज्ञानिक यानी कि जूलॉजिस्ट जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1839 ईस्वी में मिलकर दिया था। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत जर्मनी की एक वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में एवं फ्रांस के एक जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1839 में मिलकर दिया था। इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने हैं। इन्होंने क्या कहा? नंबर 1, इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यह बताया था, लेकिन इनकी एक सीमा थी। इन्होंने ये नहीं स्पष्ट कर पाया कि नई कोशिकाओं के निर्माण कहाँ से होता है। तो इनकी एक कमी थी, यानी कि कमी डाल लेते हैं, सीमा डाल देते हैं। सीमा। तो दोस्तों, इनकी क्या थी? इन्होंने नहीं बताया, सिद्ध नहीं कर पाया था कि नई कोशिकाओं की खोज कैसे हुई। नई कोशिकाओं की निर्माण को नहीं समझा सके। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि अपवाद जो है किस पर नहीं समझा पाए कि अपवाद वायरस यानी कि विषाणु कोशिका सिद्धांत पर लागू विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि कोशिका की खोज जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में एवं फ्रांस के जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1839 में मिलकर दोनों ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं स्पष्ट कर पाया था कि नई कोशिकाओं को निर्माण कैसे होता है। तो एक अपवाद ये भी है कि जो कोशिका सिद्धांत है जो वायरस पर नहीं लागू हुआ है,
क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत नहीं निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस यानी कि विषाणु। तो अब इसके बाद हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया था? इसके हैं प्रस्तुतकर्ता रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 ईस्वी में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका की खोज होती है। तो दोस्तों रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में आया और उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि पूर्ववर्ती कोशिका की जो खोज है वो पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका की बनती है। और लेकिन जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने स्लाइडन एमसन, इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं कर पाया था कि नई कोशिका की खोज कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर एक बार फिर से इस लेक्चर को रिकवर कर लेते हैं। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जर्मन के एक वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडन एवं 1838 में, एवं फ्रांस के एक जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1839 ईस्वी में मिलकर दिया था। इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण को नहीं समझा पाए थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। तो उसका उत्तर राइट आंसर विषाणु होगा। और उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने कोशिका मॉडर्न सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इसके बाद हम कोशिका के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम कोशिका के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर यानी कि कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हम कोशिका के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। यह कोशिका दो किसके आधार पर होती है? झिल्ली युक्त केंद्रक के आधार पर। झिल्ली युक्त केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर
नंबर 1 प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इस कोशिका में इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता तथा इसमें 27 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 17 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और तथा इसमें डीएनए का आकार नग्न होता है। डीएनए का आकार नग्न होता है। इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद हम यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में तो दोस्तों यहाँ पर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं आने की कोशिकांग होगा। यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात कर लेते हैं। इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है तथा 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें ठीक है दोस्तों, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों हम एक बार फिर से कोशिका के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। तो झिल्ली युक्त केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इसमें 17 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा डीएनए का आकार नग्न होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें 80 प्रकार के
राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली कोशिकांग भी उपस्थित होता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो यस है, इस क्या दर्शाता है? यस, इसका मतलब होता है अवसादन गुणांक। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में कोशिका सिद्धांत एवं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। तो दोस्तों आज के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के बारे में ही बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग मेरा वीडियो शेयर एंड लाइक एंड मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड, थैंक यू।